किस तरह उनकी बीवी को, उनकी माँ को और उनकी फैमिली को टॉर्चर किया गया। डक्की भाई कहता कि मुझे कुछ किसी भी चीज का कोई भी इल्म नहीं था। इतने में उस बंदे ने डक्की भाई को बगैर वजह के जोर से थप्पड़ मारा। वो जो अकाउंट था वो शुएब नामी ऑफिसर का अपना पर्सनल अकाउंट था। वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम डक्की भाई ने मेंशन नहीं किया, उसका नाम बिग ब्रदर उसको कहा गया है। बस 5 रुपए का पेपर लगेगा और 4 मजीद तुम्हारे पर पर्चे होंगे और एक एक पर्चे को खत्म करने के हम करोड़ों रुपए लेंगे। तो वो जो बिग ब्रदर था वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा था। इदारे बुरे नहीं होते, उसको चलाने वाले कुछ लोग बुरे निकल आते हैं। बंदा सोच नहीं सकता कि इतने बड़े इदारे का असिस्टेंट डायरेक्टर इतना गिरा हुआ निकल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली 100 दिन की जेल के बाद डक्की भाई वापस रिहा हो गए हैं। कल उन्होंने अपना पहला व्लॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी की वजह क्या बनी, किस तरह उनके साथ सलूक किया गया, किस तरह उनकी बीवी को, उनकी माँ को और उनकी फैमिली को टॉर्चर किया गया और इस 100 दिन की जेल के दौरान उन्हें किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा। तमाम तर तफसीलात आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। डक्की भाई को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया जब वो किसी बैरून मुल्क किसी इवेंट के लिए जा रहे थे। जब वो अपनी बीवी के साथ अपनी पैकिंग करके बैरून मुल्क इवेंट के लिए जा रहे थे तो रास्ते में FIA ने उनको रोका और उनको कहा कि आपके ऊपर कोई साइबर क्राइम या कोई और केस है। तो डक्की भाई कहते हैं मैं हैरान हो गया कि मुझे नहीं पता कि कौन सा मेरे ऊपर केस है। तो डक्की भाई ने बताया कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई केस, FIR या कोई भी ऐसा इल्जाम वगैरह नहीं है। तो FIA ने उन्हें कहा कि आप एक साइड आ जाएं। डक्की भाई कहते हैं कि मैं एक साइड चला गया। उसके बाद उन्हें एक NCCA की टीम आती है और उन्हें हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करके ले जाती है। जब उन्हें गिरफ्तार करके ले जाते हैं उन्होंने बताया कि मुझे किसी भी चीज का इल्म नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ना ही उन्हें कोई वजह बताई गई किस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। NCCA की टीम उन्हें अरेस्ट करके हवालात में बंद कर देती है। उसके थोड़ी देर बाद एक सरकारी अफसर आता है और उन्हें एक रूम में ले जाता है जहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब और बाकी NCCA की टीम के बाकी ऑफिसर बैठे होते हैं। तो शुएब नामी ऑफिसर डक्की भाई को गाली देकर मुखातिब करता है और पूछता है कि तू क्या काम करता है। तो ये कहता है कि मैं YouTube पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो वो कहता है कि तुम बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हो और इस वतन के अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो। तो डक्की भाई कहते हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। तो वो पूछते कि आपके वाले साहब क्या करते हैं। वो बताते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर हैं। तो बाद में उन्हें एक गाली देकर कहते हैं कि वो इतने अच्छे हैं तो तुम इतने, जो मैं नहीं कह सकता वो कहे। डक्की भाई कहता कि मुझे कुछ किसी भी चीज का कोई भी इल्म नहीं था। इतने में उस बंदे ने डक्की भाई को बगैर वजह के जोर से थप्पड़ मारा। फिर डक्की भाई का मुंह ऊंचा करके दोबारा थप्पड़ मारा। फिर इतने थप्पड़ मारे कि वो बताते हैं कि उन्होंने गिने भी नहीं कि उसको कितने थप्पड़ मारे। उसके बाद उसने अपने 7 साल बच्चे को कॉल लगाई। कैमरा डक्की भाई की तरफ करके पूछता है कि इस बंदे को जानते हो। वो कहता है हाँ जानता हूँ, मैं इसके व्लॉग वगैरह देखता हूँ। तो कहता है कि इसको गालियां दो। फिर वो अपने ऑफिसर को कहता है इसको थप्पड़ मारो। तो बच्चे के सामने उसको थप्पड़ मरवाते हैं और बच्चे को कहता है कि इसके हालत देखो और इसको गालियां दो। तो डक्की भाई को कैमरे पे ऑनलाइन वीडियो कॉल पे डक्की भाई को वो बंदा अपने 7 साल बच्चे से गालियां दिलवाता है माँ बहन की। फिर खुद भी उसको माँ बहन की गालियां देता है। उसके बाद दोबारा उसको हवालात में बंद कर दिया जाता है। फिर अगले दिन दोबारा उसको बुलाया जाता है। उससे डक्की भाई से उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप और उनके जीमेल्स, बैंक अकाउंट्स, हर चीज के पासवर्ड मांगते हैं और हर चीज की एक्सेस मिलने के बाद भी डक्की भाई को वो जोर से थप्पड़ लगाते और मारते हैं। डक्की भाई कहते हैं कि उनके बाइनेंस के अंदर उस टाइम $3,26,000 खड़े हुए थे जो कि इसकी ट्रेड चल रही थी। तो वो बंदा उस ट्रेड को वहीं पे रोकता है और लॉस पे रोकता है क्योंकि उस वक्त बाइनेंस की जो मार्केट थी वो नीचे जा रही थी। उसको लॉस पे रोकता है और सारे जो डॉलर थे वो डक्की भाई को कहता है कि ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। डक्की भाई कहते हैं कि मैं क्यों इसके अकाउंट में ट्रांसफर करूँ, क्योंकि ना वो तो कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अप्रूव्ड बैंक अकाउंट था, ना कोई पंजाब हुकूमत का अकाउंट था, ना किसी भी सूबे की हुकूमत का अकाउंट था, ना फेडरल गवर्नमेंट का अकाउंट था, ना ही कोई NCCA का अकाउंट था, ना FIA का अकाउंट था। वो जो अकाउंट था वो शुएब नामी ऑफिसर का अपना पर्सनल अकाउंट था। तो कहते हैं जो $3,26,000 जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 9 करोड़ से ऊपर बनते हैं, ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो डक्की भाई उससे बहस होती रहती है कि 10-15 मिनट के, लेकिन वो बाद में जबरदस्ती उसको थप्पड़ वगैरह लगा के वो अपने जो सारे पैसे हैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है। तो डक्की भाई कहते हैं कि उस टाइम ना वो उसको दोबारा हवालात में बंद कर दिया जाता है। तो वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम डक्की भाई ने मेंशन नहीं किया, उसका नाम बिग ब्रदर उसको कहा गया है। तो कहते हैं बिग ब्रदर डक्की को कहता है कि डक्की तू कौन से केस में आया है। तो डक्की पूछता है कि तेरे से कोई पैसे वगैरह लिए हैं। तो डक्की कहते हैं मैं उसको जानता नहीं था। तो मैं उसको कहता हूँ कि नहीं मुझे तो नहीं पता। वहाँ पे NCCA के दफ्तर के अंदर तो डक्की भाई के और अफसर से पूछते हैं जो किसी और बंदे को मतलब लॉकअप में छोड़ने आता है। तो पूछता है कि यहाँ पे जब कोई गिरफ्तार होता है किसी भी केस में, मतलब कि ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स के या ऑनलाइन साइबर क्राइम गिरफ्तार होता है तो उसके अकाउंट से जो फंड्स होते हैं वो किसी अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं।
तो अफसर कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, ना उन्होंने कभी सुना है, तो बाकी वो मैं पता कर बताता हूँ। उसके बाद जो बात होती है वो किसी और से पूछता है, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर फैल जाती है कि उस शुएब नामी बंदे ने डक्की भाई से 3,26,000 US डॉलर अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। इस पर डक्की भाई कहते हैं कि उन्हें ऊपर एक और रूम में बुला लिया जाता है। तो जब वो रूम में पहुंचते हैं तो अचानक से उनको पीछे से इतना जोरदार थप्पड़ पड़ता है। वो कहते हैं कि 100 दिन की जेल के अंदर, बल्कि पूरी जिंदगी के अंदर उन्हें ऐसा थप्पड़ कभी नहीं पड़ा। फिर वो थप्पड़ दोबारा आदमी मारता है, फिर दोबारा उसको थप्पड़ मारा जाता है। उसको कहते हैं कि तूने अपना काम नहीं करना, तू क्यों बता सबको ये बता रहा है कि हमने तुम्हारे अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो वो कहता है कि भाई मेरे 9 करोड़ की अमाउंट है, मैं ऐसे कैसे जाने दूं। मेरा मतलब कि बंदा परेशान तो होता है कि इतनी बड़ी अमाउंट ना किसी आप गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, बल्कि अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद शुएब नामी बंदा एक पॉडकास्ट देता है, उसमें बताता है कि हमने डक्की भाई के अकाउंट से जो उसने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, कहता है कि हमने डक्की भाई के अकाउंट से 9 करोड़ ना रिकवर किए हैं और हमने हुकूमत के खाते में डाल दिए। लेकिन जो उसकी नीयत थी, उसके अंदर खोट था, वो 9 करोड़ अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका था। उसके बाद उसने दोबारा रसीद बनाई और वो जो पैसे थे वो सारे हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफर करके पॉडकास्ट के अंदर ये ड्रामा किया कि मैंने उसके अकाउंट से ये रकम जो है वो रिकवर की है और हुकूमत के खाते के अंदर डाल दी है। उनकी जो बीवी है रूप जो थे, उनको बुलाते हैं कि आपकी डक्की भाई के साथ मुलाकात है, और उनकी मम्मा और उनकी जो बीवी है वो उनको मिलने आती है। जब वो मिलने आती हैं तो डक्की भाई कहते हैं मैं परेशान हो जाता हूँ कि इन्होंने कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की। उनकी फैमिली ने ना कभी थाना देखा है, ना कोई NCCA का दफ्तर देखा है, ना ही कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हैं। तो कहते हैं मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को परेशान होना पड़ रहा है। उसके बाद वो कहता है कि अरूप ज्योति को कि आप हमें पैसे दें। कितने पैसे दें? कहते 7 करोड़ आप हमें दें, उस वजह से आप आपका मसला सॉल्व करेंगे। डक्की भाई कहते हैं कि इतने तो मेरे पास हैं भी नहीं, 7 करोड़ मैं कहाँ से दूँ, मैंने और भी काम करने हैं बहुत सारे, इतने बड़ी रकम मैं कैसे आपको दे दूँ। वो कहता है कि आपके पास होंगे, मतलब वो अपने ऑफिसर को कहता है कि इन जैसों के पास 40-50 करोड़ तो ऐसे ही पड़ा होता है, मुझे पता है, तो आप मुझे पैसे दें 7 करोड़, मैं आपका मसला जो सॉल्व करूँगा। डक्की भाई कहते हैं मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। उसके बाद जो होता है कि उनकी बीवी को कहते हैं कि एक और पर्चा दिखाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर 4 मजीद पर्चे करेंगे, बस 5 रुपए का पेपर लगेगा और 4 मजीद तुम्हारे ऊपर पर्चे होंगे और एक पर्चे को खत्म करने के हम करोड़ों रुपए लेंगे। तो कहते हैं कि अब ना जो डक्की भाई की बीवी अरूप जो तो है, इनको भी गिरफ्तार करेंगे। वो कहते हैं इनकी क्या वजह है, इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि डक्की भाई के जो अपना केस है इसके अंदर बहुत जगह में कोई किसी ना कहीं जगह इसको एडजस्ट कर लेंगे और इनको गिरफ्तार करेंगे, नहीं तो आप हमें 90 लाख रुपया दें। वो कहते हैं कि मेरे पास मैं कहाँ से 90 लाख दूँ, मेरे सारे बैंक अकाउंट, मेरी पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट्स, मेरे सारे बाइनेंस के पैसे, जो मेरी टोटल जमा पूंजी रकम थी वो आपने ट्रांसफ़र कर लिया है, मेरे अकाउंट सारे ब्लॉक कर दिए, तो मैं कहाँ से 90 लाख रुपया लाऊं और आपको दूं। वो कहते हैं कि ऐसे ही होगा। उसके बाद अरूप जोतई को घर जाती हैं और डक्की भाई के अंकल ऑस्ट्रेलिया से वापस आते हैं, उनको उधार पैसे दे के 60 लाख रुपया रिश्वत वो उस बंदे को देते हैं और अरूप जोतई का नाम खत्म करवाने के लिए, ताकि उसको कोई भी किसी भी चीज़ में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो डक्की भाई कहते हैं कि कुछ दिन बाद वो जो बिग ब्रदर था वो स्पेशल डक्की भाई को मिलने के लिए दोबारा आता है और पूछता है कि डक्की बता तेरे से पैसे कितने लिए गए हैं। उसने ये नहीं पूछा कि तेरे से पैसे किसी ने मांगे हैं या लिए हैं, वो पूछता है कि डायरेक्ट कि तुम्हारे से पैसे कितने लिए गए हैं। तो डक्की भाई कहते हैं कि मैं हैरान हो गया, इसको कैसे पता लग गया। तो डक्की कहते हैं कि उसने बता दिया कि मेरे से ना 60 लाख रुपया मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि जैसे कि 60 लाख रुपया मुझे दे दिया है, मैं उन्होंने इस बंदे को दिए हैं सिर्फ अरूप का नाम खत्म कराने के लिए पर्चे से। तो कहता है कि अपनी फैमिली को कॉल कर देना कि उनका कोई दोस्त मेरा कोई दोस्त मिलने आ रहा है, उससे आप मिल लें। तो डक्की कहता है मैं ना जल्दी से अपनी मम्मा का नंबर याद था तो उनको कॉल कर देता हूँ कि मेरा एक दोस्त मिलने आएगा। तो डक्की भाई उससे पूछता कि आप हैं कौन और मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्यों बताऊं। वो कहता है कि जिस इदारे का नाम लेके आप बता रहे हैं कि MI के ये केस आपका MI के हाथ में है, मैं उसी डिपार्टमेंट का बंदा हूं और हमारे के साथ कोई लिंक या लेना देना नहीं और ना ही हमें इस चीज़ का कोई इल्म है। उसके बाद वो बिग ब्रदर डक्की भाई को तसल्ली दिलाता है कि आपकी फैमिली मेरी फैमिली और मैं आपको इस केस से ज़रूर निकालूंगा और जो जितनी भी आपको मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं इस सब का हिसाब ज़रूर होगा। उसके कुछ दिन बाद डक्की भाई को 100 दिन की जेल हो जाती है। वो कहते हैं कि उसमें जेल ऐसी होती है कि एक पुरानी चक्की की तरह होती है जिसके अंदर वॉशरूम भी ऐसा होता है कि एक किंग साइज मैट्रेस रख दें तो और कोई जगह नहीं बचती, और वॉशरूम ऐसा होता है कि इसमें बंदा बैठा जो हो या फिर खड़ा हो तो बाहर वाले को साफ साफ नज़र आता है कि कोई ना कोई वॉशरूम में बैठा हुआ है। तो कहता है कि मैंने एक पानी की बोतल थी खाली, उसको वॉशरूम के टूटी से भर के अपने उसको तकिया बना के अपने पीछे रख के मैं आराम करता रहता हूँ। और कुछ दिन के बाद मुझे खबर मिलती है कि जिन्होंने मुझसे रिश्वत ली थी, सरफराज चौधरी, शुएब नामी ऑफिसर और बाकी टोटल 12 ऑफिसर MCCI के जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं रिश्वत लेने के इल्म में।
तो डक्की भाई कहते हैं कि तब मुझे हुआ कि अल्लाह ने मेरी सुन ली है और जो वो बिग ब्रदर था उसने अपना काम कर दिया है। उसके 2 दिन बाद डक्की भाई को दोबारा मिलने आता है, उसको तसल्ली दिलाता है कि टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको इस केस से पूरी तरह बरी कराऊंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरा इंसाफ मिल सके। जब सारे ऑफिसर जेल चले जाते हैं तो डक्की भाई की तकरीबन 100 दिन की जेल के बाद उनकी जो बेल है वो मंजूर होती है। डक्की भाई बाहर आते हैं और अपने बिग ब्रदर से मिलता है और कहता है, उनको कंग्रेचुलेशन करते हैं, उनको मुबारकबाद देता है। तो डक्की भाई कहते हैं कि आपका बहुत एहसान है, मैं आपका, आप अपना नाम बताएं, अपना डिपार्टमेंट बताएं। और डक्की भाई उस बिग ब्रदर से मिलता है और उससे कहता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप अपना नाम बताएं, अपने डिपार्टमेंट का नाम बताएं, अपनी टीम का बताएं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको सोशल मीडिया पे या सोशल हाइप मिलनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आपने कितना अच्छा काम किया। तो वो कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, वो कहता है कि हम फेम के लिए, शोहरत के लिए अपना काम नहीं करते, हमने अपना काम इसलिए किया क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी। आपकी माँ मेरी माँ है, आपकी फैमिली मेरी फैमिली है। उसके बाद आप घर जाएं, आपको मेरा नाम लेने की या किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसने डक्की भाई को दूसरों के सामने अपना नाम बताने से भी मना कर दिया। वो जो बिग ब्रदर था वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा था, जिसके डीजी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। उसके बाद डक्की भाई वापस आते हैं और एक यूट्यूब पे काफी लंबी वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें उन्होंने सारी स्टोरी बनाई होती है कि किस तरह इनको टॉर्चर किया गया, किस तरह इनके साथ नाइंसाफी की गई। अब बात यह है कि डक्की भाई जितना फेमस बंदा, 8.2 मिलियन सब्सक्राइबर रखने वाला बंदा, जब जेल के अंदर इस तरह जलील होता है, इस तरह टॉर्चर किया जाता है, उसके इतनी नाइंसाफी होती है, तो पाकिस्तान के कानून के अंदर जो एक आम बंदा होता है उसके साथ क्या होता होगा ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि इदारे बुरे नहीं होते, उसको चलाने वाले कुछ लोग बुरे निकल आते हैं। इसी तरह का वाक़या डक्की के साथ हुआ, जो उनको बंदे मिले हैं उसको चलाने वाले वो बुरे निकले हैं और उन्होंने डक्की भाई की जिंदगी को जहन्नम बना के रख दिया था। लेकिन अल्लाह ने इंसाफ करना ही होता है। जब उन्होंने डक्की भाई की जिंदगी को जहन्नम बनाया, खामखा बगैर वजह के उसको जेल भेजा सिर्फ पैसों की खातिर, तो अल्लाह ने भी उनका हिसाब किताब दुनिया में ही बराबर कर दिया। वो 12 के 12 ऑफिसर जेल के अंदर मौजूद हैं और डक्की भाई बेल पे बरी हो चुके हैं। लोगों का जो मजीद केस है वो अदालत जो है वो उसको हैंडल करेगी। डक्की भाई की इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफ़ी कंट्रोवर्सी फैलाई, क्योंकि बंदा सोच नहीं सकता कि इतने बड़े इदारे का असिस्टेंट डायरेक्टर इतना गिरा हुआ निकल सकता है कि अपने 7 साल बच्चे से एक बंदे को गालियां दिलवा रहा है, वीडियो कॉल पे सिगरेट के कश लगा के उसको गालियां दे रहा है, उसको थप्पड़ों से मार रहा है, वो भी बगैर वजह के, उसके साथ इतना नाइंसाफी और बदसलूकी कर रहा है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि जो पाकिस्तान के कानून के अंदर जो आम बंदा है उसकी क्या हैसियत होगी। तो बस बहुत से लोगों ने डक्की भाई को मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान छोड़कर वापस यहाँ से निकल जाएं। तो डक्की भाई कहते हैं इतने सालों से मैं पाकिस्तान के अंदर रह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने व्लॉगिंग की है, यहाँ पे कंटेंट बनाया है, तो मैं अब उस मुल्क को कैसे छोड़ दूँ कि मेरी जिंदगी के सिर्फ 3 महीने जो मुश्किल के हैं, तो मैं 3 महीने की वजह से अपने पिछले इतने मुल्क की जो मोहब्बत से नजरअंदाज कर दूँ। इसलिए हर बंदा, हर नौजवान यही चाहता है कि जितना जल्दी हो सके वो पाकिस्तान छोड़कर यहाँ से चला जाए, ताकि वो जाके अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से, एक ऐसा तरीके से, एक इंसाफ वाले माहौल के अंदर बसर कर सके बिफोर दैन इट इज़ टू लेट। तो जी नाज़रीन, ये थी डक्की भाई की स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।